देखें, संघीय कार्यपालिका में राजनीति में क्या पढ़ना है? संघीय कार्य। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी शासन प्रणाली संसदीय है। केंद्र स्तर की सरकार को क्या कहते हैं? संघ सरकार। और राज्य स्तर की सरकार को राज्य सरकार। संघ सरकार की कितने अंग हैं? 3 अंग। पहला अंग क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। तो कौन कौन किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद मिलकर संघीय कार्यपालिका बनाती है। कौन कौन मिल करके? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद मिल करके क्या बनाता है? कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका बनाती है। ठीक है। इसका उद्देश्य, चलो फिर पढ़ते हैं राष्ट्रपति सबसे पहले ना। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत एक प्रमुख संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष है का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। निर्वाचन कैसे होता है इनका? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। और भारत हमारा क्या है? भारत एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए योग्यताएं क्या होना है राष्ट्रपति बनने के लिए? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष से पूरा कर चुका चाहिए। या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो, अर्थात प्रत्याशी सरकार कर्मचारी नहीं होना चाहिए, कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए ना। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा वह किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो, अर्थात प्रत्याशी सरकार कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र या राज्यों में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है। किसका पद नहीं माना जाता? लाभ का पद नहीं माना जाता। राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य या राज्यों में विधायक नहीं हो सकता। ठीक है। राष्ट्रपति बनेगा वो क्या नहीं होना चाहिए? संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य में विधायक नहीं होना चाहिए। यदि कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उस संसद अथवा विधानमंडल में स्थान पर उस दिन से रिक्त माना जाता है जिस दिन वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। ठीक है। उसको छोड़ना पड़ेगा। निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचन माने क्या होता है? चुनाव, है ना। भारत का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यसभाओं की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। इसका चुनाव कौन कब करते हैं? सदन की 2 सदन होते हैं, एक कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा और लोकसभा राज्यों की विधानसभा की सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। तो संसद के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, है ना। मनोनीत वाला। ठीक है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान गुप्त मत द्वारा होता है। मतदान कैसा होता है? गुप्त मत द्वारा। संविधान निर्माता चाहते थे कि संसद के निर्वाचन सदस्यों के मत तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के मत एक समान हो। इसलिए मतों की समानता को सुनिश्चित करने की उन्होंने एक तरीका निकाला जिसके द्वारा प्रत्येक निर्वाचित सांसद तथा विधायक के वोट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है। देखो, है ना, कैसे निकालते हैं? राज्यों की कुल संख्या, उसमें अपने सूत्र लिखो, है ना। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य लिखित सूत्र लिखे, तो बराबर लिखिए राज्य की कुल संख्या बटे
राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागित पूरे का, है ना, भागित, भागित मतलब ऐसा, भागित 1000 सरल 1000, ठीक है। सरल शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, देखो इसको, राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करके भागफल को फिर से 1000 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 1000। उदाहरण देखो, मान लो यहाँ पर, मान लीजिए पंजाब की जनसंख्या कितना है, 1 लाख, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,45,51,660 है ना। इस प्रकार से है। तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है वहाँ? 104 है। तो प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा? देखिए इसमें कैसे भाग देंगे, यहाँ पर पंजाब की जनसंख्या, हाँ, और बटे, हाँ, बटे विधानसभा की सदस्यों की संख्या, उसको भाग देंगे और जितना आएगा उसको 1000 से फिर भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आया? 1 लाख, कितना आया ये? 130.29, मतलब है ना। एक विधायक का मत कितना होगा? 130.29, माने बराबर 130 पूर्ण संख्या बनाने पर, क्योंकि 29 या 50% से कम है। कितने हैं? 29 या 50%, ठीक है। इस प्रकार विधायक का मत निकल सकता है ना, वैल्यू। उसके बाद संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा के सभी सदस्य मत जोड़कर लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित किया जाता है। जैसे इस प्रकार, बराबर एक संसद बराबर सभी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों की कुल मत बटे संसदों के दोनों सदनों की कुल निर्वाचन सांसदों की संख्या। उदाहरण देखिए, राज्यों की विधानसभा के मतों की जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए यह संख्या कितना है? 5,44,971, और संसद के कुल निर्वाचित सदस्य कितना है? 776। तो प्रत्येक सांसद के मत कितना निकलेगा? बराबर 5,44,971 बटे 776। इस प्रकार कितना हुआ? 702.28, है ना। तो इस प्रकार इसको पूर्ण संख्या बनाने पर क्या करते हैं? 702 लिखे। गणना करते समय यदि शेष फल 50% से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाता है ना, और 50% से अधिक हो तो भागफल में एक और मत जोड़ दिया जाता है। जैसे ये दशमलव में है ना, तो जैसे 28 है, 50 रहता तो एक और जोड़ देते हैं ना। एकल संक्रमणी मत प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है। कैसा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रणाली में सभी प्रत्याशियों के नाम मत पत्र पर लिख दिए जाते हैं और मतदान उनके आगे संख्या लिखते हैं। प्रत्येक मतदान मत पत्र पर वरीयता क्रम में उतनी पसंदें लिखता है जितने प्रत्याशी होते हैं। उसी प्रकार वह अन्य प्रत्याशियों के नाम के आगे भी अपनी पसंद के आधार पर संख्या 2, 3, 4 आदि लिख देते हैं। यदि पहली पसंद न लिखी जाए अथवा एक से अधिक प्रत्याशी के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। इसका घोषणा कैसे करते? परिणाम के मतगणना परिणाम की घोषणा। राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपना मतदान राज्यों की राजधानियों में करते हैं। कहाँ करते हैं? राजधानियों में। जबकि संसद सदस्य अपना मत दिल्ली या राजधानियों में कर सकते हैं। ठीक है। मतगणना नई दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? मतगणना नई दिल्ली। पहली संसद के आधार पर सभी प्रत्याशियों के मत अलग करके गिने जाते हैं। निर्वाचित होने वाले डाले गए वैध मतपत्रों के 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। इसे कोटा अथवा न्यूनतम आवश्यक अंक कहते हैं। ठीक है। कोटा निकालने के लिए कुल डाले गए वैध मतों के निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, कर भाग किया जाता है। क्योंकि केवल राष्ट्रपति को निर्वाचन होना, इसलिए 1 धन 1 करके
अर्थात 2 से भाग दिया। न्यूनतम को अंकों को 50 से अधिक बनाने के लिए भागफल में कितना जोड़ दिया जाता है? 1 जोड़ दिया जाता है। इसलिए कोटा बराबर होता है कुल डाले गए वैध मत बटे 1 धन 1 और पूरा कोष्ठक बंद करके धन 1 करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से है ये। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। उसमें क्या है 9 तो है। इसमें दिया राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। ठीक है। दूसरा है कितना लिखना है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। इसका मैं प्रिंट देखता हूँ, टाइट लगाने के लिए देख रहा हूँ इसमें कुछ प्रिंट है निकल रहा है क्या? कितने वर्ष आएगा? 35 वर्ष। 35 ना, ये ऐसा 35। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में किसका सदस्य बनने की योग्यता? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में किस प्रकार का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए? लोकसभा है इसमें लोकसभा बनने का योग्यता। निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? विधान परिषद। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति कार्यकाल तथा पद से हटाना। आगे होगा आप यहीं पर। अब देखिए राष्ट्रपति 5 वर्ष अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। कितने अवधि के लिए? 5 वर्ष अवधि के लिए। वह अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। 5 वर्ष पूरा होने के बाद क्या लड़ सकता है? फिर से चुनाव। यद्यपि राष्ट्रपति परंपरा के अनुसार वह तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता। कितनी बार नहीं लड़ता? तीसरी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार कार्यकाल के लिए चुने गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। 2 बार कार्यकाल के लिए चुने गए। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। यह पद उसकी मृत्यु के कारण भी खाली हो सकता है। ठीक है। उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण कर पद लेने की तिथि से प्रारंभ। और राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार है? देखो पूछते हैं ना, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। वह अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? किसी कार्य के न्यायालय के लिए। न्यायालय के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है ना। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता, कोई बंदी नहीं बना सकता ना। और न ही उसके विरुद्ध किसी प्रकार के फौजदारी कार्यवाही की जा सकती। ठीक। मतलब कभी परीक्षा में पूछे विशेषाधिकार क्या है, तो वह अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति क्या नहीं होता? उत्तरदायी नहीं होता। और राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसके विरुद्ध किसी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही की जा सकती। ठीक है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। कोई न्यायालय में नहीं जा सकता ना, इसको नहीं ले जा सकता। राष्ट्रपति पर कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व कम से कम 2 मास का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। ठीक है। ये इतना विशेषाधिकार मिला उनको, विशेषाधिकार। अब राष्ट्रपति को अपदस्थ करना ना, माने राष्ट्रपति को हटाना कैसे है ना, अगर हटाना चाहे तो इसके लिए क्या होता है? देखो चुनाव से पहले। हाँ, नहीं राष्ट्रपति जैसे संतुष्ट नहीं तो हटाना चाहते हैं तो किस प्रकार से? तो राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग। महाभियोग क्या है देखना। संविधान में राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाने की विधि का विस्तृत उल्लेख है। महाभियोग केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही चलाया जा सकता है। वह विधि जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई ताकि किसी भी राष्ट्रपति को किसी तुच्छ आधार पर न हटाया जाए। बहुत महाभियोग जो है बहुत कठिन है ना। महाभियोग लगाना बहुत कठिन है। किसी भी राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटा सकते ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है ना।
ऐसा प्रस्ताव केवल सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो, कम से कम सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। कितने सदस्यों द्वारा? 2 सदस्य। 2/3। 2/3 सदस्य। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कर सकता है। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच सदन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सदन द्वारा। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उपस्थित होकर सफाई पेश कर सकता है। ठीक है, यदि आरोपों को दूसरे सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो महाभियोग पारित हो जाता है। ठीक है, महाभियोग कब पारित होगा? देखो यहाँ पर है ना, यदि आरोपों के दूसरे सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है। कितने तिहाई से? 2/3। तो महाभियोग पारित हो जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति उस दिन से पद से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वो अपने पद से क्या हो जाता है? हट जाता है। तो महाभियोग की यह प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से कहीं अधिक कठिन है, जहां ये कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए प्रतिनिधि सदन में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, महाभियोग देखिए, महाभियोग एक ऐसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च पद पर आसीन किसी लोक सेवक जैसे भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जाता है। कब हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने, है ना। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद का रिक्त होना कैसे होता है? जब भी मृत्यु, त्याग पत्र अथवा महाभियोग के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है। कब होता है रिक्त? मृत्यु और त्याग पत्र देगा तो या महाभियोग के कारण ना, तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है। कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति, है ना। जब कौन नहीं रहता, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है तब ना। परंतु यह कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने महीने के अंदर कितने महीने तक होता है? 6 महीने है ना। संविधान के अनुसार अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर? 6 महीने। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे कार्यकाल अथवा 5 वर्ष के लिए बना रहता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया और वह 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, है ना। संजीव रेड्डी को बना दिया। तो इस प्रकार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो कारण 6 महीने से पूर्व मृत्यु या त्याग पत्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। अगर दोनों नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन संभालेगा उसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति का पद क्या कर सकता है? संभाल सकते हैं। संसद द्वारा यह प्रावधान 1969 में उस समय पारित किया गया जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बी.बी. गिरी ने त्याग पत्र दे दिया था। यदि कोई राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अस्थायी रूप से अपना दायित्व निभाने के योग्य नहीं है तो उपराष्ट्रपति बिना कार्यभार संभाले राष्ट्रपति की जिम्मेदारी का वहन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 10.2 है ना प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का टिक लगाएं। तो भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष। यहाँ पर है ना 5 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को किन सदन में रखा जाता है? किन से सदन में रखा जाता है जी? संसद के किसी भी सदन में। कोई भी सदन में। यहाँ पर देखो, संसद के किसी भी सदन में। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। अब भारत की राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं। उनकी क्या शक्तियां? संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई है। मुख्य रूप से राष्ट्रपति को शक्तियों का कार्यपालिका संबंधी विधायी
विधायी शक्तियां वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा पहले से ही 90वें पाठ में की जा चुकी है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या है उसका देखना। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसे प्रदान की गई है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां नीचे दी गई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसका नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री। और फिर उसके परामर्श पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है और उसी की सलाह पर वह किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। ठीक है। कौन? राष्ट्रपति ना। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कितना पावर है, पता है नहीं? सभी न्यायिक नियुक्तियों को करते समय वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। ठीक है। और मान लो और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो किससे सलाह लेगा? मुख्य न्यायाधीश से, है ना? जो और भी है। हाँ। और जैसे बहुत सारा है तो किससे न्याय लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। इसके अतिरिक्त वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से जिसे वह ठीक समझता हो परामर्श कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल की भी सलाह होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करता है। ठीक है। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के निर्णय के अनुसार, जिसकी 1999 में पुनः व्याख्या की गई है, राष्ट्रपति सभी न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नाम सूची खंड की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले इस खंडपीठ को सर्वोच्च न्यायालय या कोलेजियम कहा जाता है। ठीक है। इसको पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्षता वाले इस खंडपीठ को सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्त, संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कौन जी? राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करते हैं? महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्त, संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। वह राज्यों के राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों के उपराज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है। ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री तथा संघीय परिषद की सलाह से की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। किसका सेनापति होता है? सेनाओं का प्रधान सेनापति। इस नाते वह थल, जल तथा वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। किसका? थल सेना है, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा तथा शांति संधि भी कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति संधि भी कर सकता है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते वह देश के विदेश संबंधी मामलों की भी देखभाल कर सकता है। वह दूसरे देशों के लिए भारत के राजदूतों तथा उच्च आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है। तथा दूसरे देशों के राजदूतों और आयुक्तों का स्वागत भी करता है। सभी कूटनीतियां कार्य विदेशों में हमारे दूतावास तथा राजदूतों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से किए। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते उसी के नाम से होते हैं। ठीक है। वह संघीय संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को लागू करता है। कौन से कानून को लागू करता है? संघीय संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को लागू करता है। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से अपने द्वारा नियुक्त सभी अधिकारियों को
जैसे राज्यपाल और राजदूतों को वह हटा सकता है या वापिस बुला सकता है। जो हटे रहेंगे उसको राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। राष्ट्रपति अपना कार्य किसके सलाह से करते हैं जी? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता रहता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका के किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री को केवल एक बार कह सकता है। ठीक है, वह किसी मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी मंत्रिमंडल को कह सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए 2 बार नहीं कह सकता। ठीक है, कितने बार कर सकता है? एक बार। अब विधायी शक्तियां क्या है देखो उसको। संसद के अभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति को अनेक विधायी शक्तियां प्राप्त है। ये शक्तियां इस प्रकार हैं, मतलब विधायी शक्तियां कौन कौन से हैं देखना। पहला, राष्ट्रपति संसद के सदनों के अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है या उसकी बैठक स्थगित कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ना। राष्ट्रपति संसद के सदनों की क्या कर सकता है? अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है या उनकी बैठक स्थगित कर सकता है। क्या वह संसद का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुला सकता है, परंतु किसी भी सत्रों के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक, सामान्य स्थिति वह लोकसभा 5 वर्ष के पश्चात ही भंग कर सकता है। वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों। जो कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखता है। 12 जन जो रहते हैं ना। यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो तो इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है। वह स्वीकृति प्रदान करता है अथवा पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। यदि संसद इस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना, दोबारा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। जब तक राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करेंगे तब तक कोई कानून नहीं बन सकता। कानून बनाने के लिए किसका दस्तखत जरूरी है? राष्ट्रपति। जब संसद का विधेयक नहीं हो रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रकार के अध्यादेश को कानून की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो अध्यादेश का पारित होता है, जारी हो सकता है जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इस प्रकार के अध्यादेश को कानून की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख जब अधिवेशन प्रारंभ हो तो रखा जाना जरूरी। यदि अध्यादेश न तो संसद द्वारा स्वीकार किया जाए और न ही उसे राष्ट्रपति वापस ले तो संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने 6 सप्ताह की समाप्ति पर इसे स्वयं रद्द समझा जाता है। ठीक है, तो प्रायः अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। अब उसको वित्तीय शक्तियां क्या है, आगे बढ़ेंगे तो मैं यही तक करूँ। इसको कंप्लीट कर दें। चलो, वित्तीय शक्ति। सभी धन विधेयक, वित्तीय मतलब क्या होता है? धन, है ना। जब धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति का अधिकार होता है। भारत का आकस्मिक निधि राष्ट्रपति का अधिकार है। किसी सेवा किसी भावी या आकस्मिक कार्य के लिए अग्रिम राशि प्रदान कर सकता है। वार्षिक बजट तथा रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है, किसकी अनुमति से? कौन कौन सा बजट? वार्षिक बजट, रेल बजट राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। इसकी अनुमति बहुत जरूरी है ना। ठीक है, यदि सरकार चलते वित्तीय वर्ष के बीच में यह अनुभव करे उसे वार्षिक बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि चाहिए
तो वह पूरक बजट भी प्रस्तावित करते हैं। जैसे राशि कम हो जाता है और फिर चाहिए तो इसको क्या कहते हैं, पूरक बजट। धन विधेयक को कभी पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, किसको पुनः वापस नहीं भेजा जा सकता, धन विधेयक, धन विधेयकों को, विधेयक मतलब कानून ना, धन विधेयकों को कभी पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेजा जा सकता। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। यह आयोग कुछ वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को अपने सिफारिश विशेष तौर पर केंद्र तथा राज्य में केंद्रीय करों के बंटवारे के बारे में प्रस्तुत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसे सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब भारत की आकस्मिक निधि क्या है, यह केंद्रीय सरकार की ऐसी निधि है जिसमें किसी आवश्यक आकस्मिक खर्च को पूरा किया जा सकता है। तो इस पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह इसी में से पैसा निकालने की आज्ञा देता है। ठीक है, अब न्यायिक शक्तियां क्या है देखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। शक्ति है कि नहीं, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानूनों को तोड़ने के लिए दोनों दोषी पाए गए अपराधियों को राष्ट्रपति को क्षमादान करने, है ना, किसी को ना कोई अपराधी क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, है ना, किसी दंड को कम करने अथवा कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी अधिकार है। ठीक, वह कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत वह उस व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है जिसे मृत्यु दंड दिया गया है। ठीक है, परंतु ऐसा केवल विधि मंत्रालय की सलाह पर ही किया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। वह कानून से ऊपर है तथा कानून किससे ऊपर है, कानून से ऊपर है कौन, राष्ट्रपति, है ना, तथा उस पर किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, है ना। राष्ट्रपति किससे ऊपर है, कानून। ठीक है, ये राष्ट्रपति का हो गया, यहाँ तक पढ़ दे पूरा, यहीं से राष्ट्रपति, भारत राष्ट्रपति का पद ख्याति और गौरव का है, न कि वास्तविक शक्तियों का पद। उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के नाम से मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, स्वयं नहीं कर सकता ना। यदि वह मंत्री परिषद की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो वह संवैधानिक संकट माना जाता है। इसके लिए उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उसे हटाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री का मुखिया है ना, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है, दोनों का संपर्क रहता है, किसका किसका, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा, और केवल अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ही हटाई जा सकती है। परंतु संविधान के अनुच्छेद अनुसार मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद काल तक कार्य करती रह सकती है। संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, क्या है, औपचारिक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधेयक पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। संविधान में डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था, राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल वही है जो ब्रिटिश संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति का है। वह नवनियुक्त प्रधानमंत्री को निर्धारित समय के अंदर विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कह सकता है। देश का सारा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। देश का सारा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। वह किसी भी मंत्री से
कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मंत्री परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। उसे प्रशासन से संबंधित सभी जानकारी भी दी जाती है। राष्ट्रपति पद की उपयोगिता का पता उसी बात से लग जाता है कि उसे सरकार को परामर्श, प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन तथा चेतावनी देने का अधिकार है। ठीक है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति एक परामर्शदाता भी है। क्या है? परामर्शदाता। मित्र तथा आलोचक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन से रूप में? परामर्शदाता, मित्र तथा आलोचक, है ना। निष्कर्ष के तौर पर हम राष्ट्रपति की स्थिति का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में इस प्रकार से कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है वह, परंतु शासन अध्यक्ष नहीं। क्या अध्यक्ष है? राज्य अध्यक्ष तो है परंतु शासन अध्यक्ष नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि तो है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं बन करता, है ना। वह राष्ट्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राष्ट्र का प्रतीक। तो प्रशासन में उनका संस्थान केवल एक औपचारिक अध्यक्ष का है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए। ठीक है।